हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल ऑन myexam.ai चैनल। नीट रिवीजन सीरीज में हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ में आ चुके हैं। दैट इज आवर नेक्स्ट चैप्टर इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे 12th सेक्शन का पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जैसे हमने लास्ट सॉल्यूशंस में देखा था, सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ टॉपिक्स, वहाँ पे सब टॉपिक्स बहुत सारे थे, जिसमें से क्वेश्चंस आप अगर देखते हैं तो हर एक सब टॉपिक से क्वेश्चंस कवर्ड था। उसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अगर आप डिस्कशन देखेंगे तो हर एक मतलब वहां पे जितने भी सब टॉपिक्स है वहां से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन कहीं से भी पिक हो सकता है। सो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सब टॉपिक्स की अगर बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के केस में, तो वहां पे आपको हर एक सब टॉपिक्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस के वेरिएशन सभी सब टॉपिक से कवर किए हुए हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ में। एक ब्रीफ डिस्कशन देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कि किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो सभी सब टॉपिक से निकले हुए हैं और उनसे किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले जो हमारे पास है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर हम लोग सबसे मेन पॉइंट पे जाते हैं तो ईएमएफ ऑफ द सेल, ये हमें मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस में हमसे कैलकुलेट कराया जाएगा। ईएमएफ ऑफ द सेल, तो ईएमएफ ऑफ द सेल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज द ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हमेशा ये ध्यान रखना कि जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है वो रिडक्शन की टर्म्स में होती है, रिडक्शंस की टर्म्स में होती है। सो यहां पे ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस ऑफ ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड हो जाएगा। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दैट इज अ डैनियल सेल एंड द गैल्वेनिक सेल की बात है, तो डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल में यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एनोड पे क्या होता है, जिंक होता है, और कैथोड पे क्या होता है, कॉपर होता है। एनोड और कैथोड को अगर हम लोग डिफाइन करें, एनोड जिस पे ऑक्सीडेशन होता है एंड द कैथोड जिस पे हमारा रिडक्शन होता है। सो एनोड यहाँ पे जिंक ऐड कर रहा है, कॉपर यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। उसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे जब हमें किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना था तो हमें एक बेस रेफरेंस से मेजर करना था। तो यहाँ पे जो बेस रेफरेंस माना गया था वो किसको माना गया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो यहाँ पे आर्बिट्ररी जो हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को 0 कंसीडर करके हम लोग रिमेनिंग जितने भी जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल्स हमें फाइंड करनी होती है हम उसकी रिडक्शन पोटेंशियल्स फाइंड आउट कर लेते हैं, इसलिए हमने इसको क्या माना गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसी तरीके से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब आप रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यूज देखोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यूज अगर डाउन द सीरीज अब जा रहे होगे तो वैल्यू क्या हो रही होगी, नेगेटिव होती जा रही होगी। जैसे जैसे वैल्यू नेगेटिव जा रही हो रही होगी उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो मतलब जैसे जैसे वैल्यूज नेगेटिव होती जाएगी वैसे वैसे क्या हो रहा होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर उसका इंक्रीज होता जा रहा होगा। लेकिन अगर जैसे वैल्यूज पॉजिटिव हो रही होगी तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे टर्म है दैट इज अ नर्स्ट इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमारे जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, मेजर ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारा इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। दैट इज द ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ आर टी अपॉन एन एफ एल एन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे ई नॉट सेल जो हमने फाइंड किया था, यहां से फाइंड किया था ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ऑफ ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें हम लोग इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ आर की वैल्यू हम लोग को पता होती है, यहाँ पे एफ हमें पता होता है, तो यहाँ पे 0.059 आ जाएगा डिवाइडेड बाय द एन एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशंस पे कैलकुलेट होगा। सो इसको हम लोग इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू E cell is equal to E naught cell minus of 0.059 upon N log concentration of anode divided by the concentration of cathode. Okay. So इस तरीके से हम लोग यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन मेंशन कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है जो हमने नर्स्ट इक्वेशन यूज करी थी, नर्स्ट इक्वेशन के बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं किसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हो जाएगा कि जो ई सेल जो होगा, जो हमारा फॉर्मूला था ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट, और एनोड और कैथोड बोल सकते हैं। सो वहां पे ई सेल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई है। अब ई सेल की वैल्यू यहाँ पे जैसे ही 0 हो गई तो ई नॉट सेल मतलब वहां से वो 0 हो गया, तो ई नॉट सेल किसके इक्वल आ गया, 2.303 RT डिवाइडेड बाय 2F लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर।
अब यहाँ पे जो जिंक और कॉपर की जो कंसंट्रेशन है इसको हमने क्या डिफाइन कर दिया यहाँ पे केसी का टर्म्स दिया, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था, प्रोडक्ट डिवाइड बाय द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। उसी तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे एनोड आ गया और कैथोड साइड पे रिएक्टेंट आ गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म अगर देखेंगे तो गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज अ वर्क डन बाय द सेल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय द गिब्स फ्री एनर्जी से कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज द प्रोसेस वहाँ पे क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने की वजह से दैट इज अ डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। सो डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, सो वर्क डन जो हमारे यहाँ से कैलकुलेट होता है दैट इज अ डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू द माइनस ऑफ डेल्टा जी, सो इट विल बी द NFE। सो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ NFE। ई यहाँ पे हमारा क्या है, सेल पोटेंशियल हो गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पे डेल्टा RG नॉट अगर कैलकुलेट करें, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी माइनस ऑफ NFE नॉट सेल हो जाएगा। और डेल्टा RG नॉट हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में भी देखा था, ये वैल्यूज जो आई थी माइनस ऑफ RT ln K माइनस 2.303 RT log K। अब कंडक्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें, जब हम लोग किसी भी सेल को अगर जहाँ पे आयंस का मूवमेंट हो रहा है, सब हो रहा है, तो वहाँ पे कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस की बात आएगी। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें सबको पता है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो L डिवाइड बाय द A। उसी तरीके से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इसका रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L हो जाएगी। और अगर हम लोग कंडक्टेंस देखें तो कंडक्टेंस क्या है, दैट इज अ 1 अपॉन ऑफ रेजिस्टेंस, 1 अपॉन ऑफ रेजिस्टेंस। और कंडक्टिविटी क्या है, 1 अपॉन ऑफ, कंडक्टिविटी को किसके इनवर्स किया है, रेजिस्टिविटी के इनवर्स किया हुआ है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलाज है, ये कभी कभार स्ट्रेट क्वेश्चंस आ जाते हैं इनके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरीके से अगर हम लोग सेल कांस्टेंट की बात करें तो सेल कांस्टेंट किसके इक्वल आ रहा है, L अपॉन A के इक्वल आ रहा है। मोलर कंडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, कैपम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 ऑफ कंसंट्रेशन। मोलैरिटी और नोमैलिटी के टर्म्स में जब भी यहाँ पे हम लोग डील कर रहे हैं, कैप मोलर कंडक्टिविटी है तो मोलैरिटी आ जाएगा, इक्विवेलेंट के टर्म्स में बात हो रही है तो नोमैलिटी आ जाएगा। सो कैपम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 ऑफ मोलैरिटी। यूनिट इसकी इंपॉर्टेंट है, यूनिट का ध्यान रखना, सीमेंस मोल स्क्वायर मोल इनवर्स और सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स का। नेक्स्ट उसमें हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करिए रिगार्डिंग द कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर आप लोग देखेंगे इसमें, सो जब हम लोग कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, सो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज होगी इन केस ऑफ द, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके केस में भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके केस में भी। सो जो पहला हमारा पॉइंट है दैट इज द कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन मीन्स ऑन डाइल्यूशन बोथ फॉर द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, बट अगर बात कर रहे हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी की, तो अगर डाइल्यूशन पे देखेंगे तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। मोलर कंडक्टिविटी फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस स्टीपली ऑन डाइल्यूशन एंड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद द डाइल्यूशंस में। सो कंडक्टिविटी के केस में क्या होगा, वो दोनों के लिए डिक्रीज हो रही होगी और मोलर कंडक्टिविटी के केस में क्या हो रहा होगा, वो इंक्रीज हो रही होगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज अ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के केस में क्या है कि जब कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, अप्रोचेस द जीरो, जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच कर देती है तो अब हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं दैट इज अ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और उसी के बिहाफ पे हमारे पास में एक इक्वेशन है दैट इज अ डे बाय हकल ऑन स्क्वायर इक्वेशंस में। सो इस इक्वेशन में क्या है, कैपम इज इक्वल टू कैपम नॉट माइनस ऑफ, ये जो है ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, अंडर रूट ऑफ C। और ये कैपम नॉट क्या हो जाएगा, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखेंगे कॉलरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस पे, अगर कॉलरस लॉ ऑफ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जब डिसोसिएशन हो रहा है तो फॉर एग्जांपल जैसे कि NaCl दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी दी है, सोडियम की, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द क्लोराइड आयन की। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, इफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन द डिसोसिएशन पे गिव्स V प्लस कैटायंस एंड द V माइनस एनायंस, कुछ मतलब वहां पे कुछ फैक्टर्स में अगर उसने कैटायन और एनायन रिलीज किए हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, दैट इज अगर हम लोग टोटल मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन कर रहे हैं तो जो उसने वहां पे कैटायंस, नंबर ऑफ कैटायंस जितने लिबरेट किए मल्टीप्लाई बाय इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस जितने एनायंस रिलीज किए हुए मल्टीप्लाई बाय इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो नेक्स्ट अदर पार्ट, यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार मैक्सिमम ऑफ द टाइम पे आपसे प्रोडक्ट्स मतलब पूछ लिए जाते हैं। सो ये आपको एनसीईआरटी में क्लियर मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इनके प्रोडक्ट्स आप स्ट्रेट याद करके रखिएगा क्योंकि वहाँ पे ये क्वेश्चन स्ट्रेट आते हैं। ठीक है,
कंसनट्रेटेड टर्म्स में पूछ लिया जाएगा, कभी डाइल्यूट फॉर्म में पूछा जाएगा, कभी एक्वस फॉर्म्स में। सो यहाँ पे कुछ लिमिटिंग एग्जांपल्स है, आप इन एग्जांपल्स को डेफिनेटली देख के जाइए, कभी कभार ये क्वेश्चंस स्ट्रेट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, एनसीईआरटी में ये आपको क्लियरली मिल जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे मेंशन किया है कि आप इसको डेफिनेटली आप देख के जाना, स्ट्रेट आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग जो यहाँ पे डील करते रहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड द सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ के केस में क्या है, दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि डिस्चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द चार्ज सप्लाइड, ठीक है। W यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज एंड Q इज द चार्ज सप्लाइड है। तो यहाँ पे इसको कांस्टेंट से मतलब इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन हटाया, दैट इज W इज इक्वल्स टू ZQ एंड Q को क्या लिख सकते हैं हम लोग, IT लिख सकते हैं, दैट इज अ करंट इनटू टाइम। अब यहाँ पे Z की जो वैल्यू लिखी है वो क्या लिखा है यहाँ पे, E/96500 इंटू IT। उसी तरीके से अगर सेकंड लॉ की अगर मैं बात करूँ, सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे जो डिस्चार्ज होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशन यहाँ पे भी ये डायरेक्ट रिलेशन यूज करके फॉर्मूला से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें देखते हैं, सो नेक्स्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द बैटरीज। बैटरीज से भी बहुत बार क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं। बैटरीज में आपको ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे नहीं जाना। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बैटरीज के केस में, तो टू टाइप्स की बैटरीज होती है, दैट इज अ प्राइमरी बैटरी एंड द सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी विच कैन नॉट बी रीयूज्ड एंड द रिचार्ज, उसमें हमारे पास में एनसीईआरटी में दो एग्जांपल्स दिए हो गए, ड्राई सेल एंड द मर्करी सेल। आपको यहाँ पे केवल सिंपल ये ध्यान रखना है कि एनोड पे क्या है और कैथोड पे क्या है, क्योंकि बहुत सी बार कभी मतलब बैटरीज के रिगार्डिंग वो लोग डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि एनोड पे क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है। सो आप सिंपली बस इनकी रिएक्शंस को एक बार मतलब एक बार गो थ्रू कर ले 2 to 3 टाइम्स, तो आपको डेफिनेटली वो याद हो जाएगा कि एनोड पे क्या आ रहा है और कैथोड पे क्या आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे प्राइमरी बैटरी से जो कि रीयूज और रिचार्ज नहीं हो सकती, उसी तरीके से सेकेंडरी बैटरीज विच कैन बी रिचार्ज, ये लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगी और ये निकल कैडमियम बैटरी हो जाएगी। एंड द फ्यूल सेल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बैटरीज वाले पार्ट में। तो यहाँ पे अगर हमें ये भी देखना है कि एनोड पे प्रोडक्ट्स क्या आ रहे हैं और कैथोड पे प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारा इसमें लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब जितने हमने यहाँ पे जो जितने पॉइंट्स कवर किए, आप डेफिनेटली अगर आप देखेंगे जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी PYQs, वहाँ पे आपको इन हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और आप कुछ यहाँ पे बहुत सी ऐसे स्ट्रेट पॉइंट्स है या स्ट्रेट इक्वेशंस या रिएक्शंस है जो कि प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे आपको वो स्ट्रेट आपको एनसीईआरटी से आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें वो क्लियर स्ट्रेट क्वेश्चंस वहाँ पे फ्रेम हो जाते हैं। सो वहाँ पे हमारे पास स्कोरिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो आप वहाँ पे उन पॉइंट्स को डेफिनेटली देख के जाइए। बाकी न्यूमेरिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स भी ठीक ठाक आते हैं इससे। अभी हम लोग जब PYQs की प्रैक्टिस करेंगे तब हम इसमें देख लेंगे। और फर्दर प्रैक्टिस के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक PDF मिल जाएगी जो कि आपकी फर्दर क्वेश्चन प्रैक्टिस बूस्ट करने के लिए होगी। यहाँ पे हम लोग PYQs तो करेंगे सही, और भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो मूव करते हैं फिर हम लोग नीट PYQs क्वेश्चंस के साथ में। So let's start with the NEET PYQs discussion. So हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है, that is the zinc can be coated on the iron to produce the galvanized iron, but the reverse is not possible. It is because. So अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जिंक की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू की बात करते हैं अगर हम लोग, तो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू that is Zn2 plus to Zn. So यहाँ पे इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है that is a minus of 0.76 वोल्ट, माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट। और इसी तरीके से अगर हम लोग आयरन के केस में अगर हम लोग देख रहे हैं, सो आयरन के केस में जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, माइनस का 0.44 वोल्ट। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मोर नेगेटिव वैल्यू आई है, मोर नेगेटिव वैल्यू। सो ड्यू टू द हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस द गैल्वेनाइज्ड आयरन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, कि जिंक की कोटिंग तो करी जा सकती है आयरन पे, बट उसका रिवर्स जो है दैट द कोटिंग ऑफ द आयरन ऑन द जिंक इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज क्योंकि इसकी हाई मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होने की वजह से ये एक्ट करेगा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक्ट करेगा क्या यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट दैट मीन्स कि ये दूसरे का रिडक्शन करेगा और खुद का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन। सो दैट उसी वजह से रीज़न क्या है, द जिंक हैज़ द हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन द आयरन, सो इसीलिए उसका रिवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। सो
सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4th, दैट इज द जिंक हैज़ द हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन द आयरन। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ द AgNO3 with the electrolytic conductivity of 5.76 into 10 to the power minus of 3 Siemens centimeter inverse at 298 Kelvin is। ये क्वेश्चन हमारा नीट फेज 2 2016 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमने जो एक टॉपिक देखा था, कंडक्टिविटी का जो हमने टॉपिक देखा था, वहाँ पे ये मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रेट यहाँ पे जो कैलकुलेट करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, मोलैरिटी तो गिवन ही है इसकी, और यहाँ पे कप्पा की वैल्यू हमें गिवन है। सो अगर फॉर्मूला हम लोग देखें, फॉर्मूला क्या था, कैप इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 ऑफ मोलैरिटी। कैप हमें जो मोलर कंडक्टिविटी इसकी कैलकुलेट करनी है, सो कैप इज इक्वल्स टू कप्पा की वैल्यू कितनी गिवन है, 5.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3, 5.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी कितनी गिवन है, 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 0.5। सो कैप में अगर हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास में आ रही होगी, दैट इज 11.52 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सो कैपम की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करने पे आ रही होगी कितनी, 11.52 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, वैल्यू सारी गिवन थी हमें यहाँ पे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 11.52 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, दैट इज द ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 0.10 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोरीन गैस यूजिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर एस। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, अगर हम लोग देखें, दैट इज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। ये हमने जब इलेक्ट्रोलिसिस के जो एग्जांपल देख रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वहाँ पे क्लियर मेंशन था, मैंने कहा था कुछ फ्यू एग्जांपल्स है जिनका डायरेक्टली स्ट्रेट यूज भी आ सकता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो वो मतलब न्यूमेरिकल में आ गया है। तो यहाँ पे अगर मोल्टन सोडियम क्लोराइड का अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे, सो एनोड पे यहाँ पे क्या होता है, एनोड पे क्लोरीन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। दैट मीन्स कि 2Cl माइनस आयन्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं Cl2 गैस में विद द 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड, ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पे मोल्स कितने गिवन है हमें, 0.10। सो ये हो जाएगा 0.10 इंटू 2, सो ये कितना आ जाएगा 0.20। अब यहाँ पे चार्ज की बात, अगर हम लोग चार्ज की बात करते हैं, सो द वैल्यू ऑफ द चार्ज जो यहाँ पे आ जाएगी, दैट इज Q इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0.20 इंटू द वैल्यू ऑफ फेरेडे मल्टीप्लाई Q इज इक्वल्स टू NF। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0.20 इंटू 96500 कोलाम पर मोल होगा, और ये मोल में है, सो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा और चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा होगा, 19300 कोलाम। अब हम लोग यहाँ पे अगर देखें फर्दर, सो यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू गिवन है, दैट इज 3 एम्पियर। सो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, IT। Q इज इक्वल्स टू अगर IT होता है, हमें टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो Q की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई है, 19300। सो अगर हम यहाँ पे टाइम देखें तो टाइम कितना हो जाएगा, दैट इज 19300 डिवाइडेड बाय 3। सो ये हमारे पास में आ रहा होगा 6433 पॉइंट समथिंग 3 के आसपास आ रहा होगा, इन द टर्म्स ऑफ सेकेंड्स में आ रहा होगा। ये किस में आ रहा होगा हमारे पास में, सेकेंड्स में। अब अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे, वो ऑप्शंस किस में गिवन है, मिनट्स में गिवन है। सो इस 6433.33 को अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूँ इस टाइम को मिनट्स में, 6433.33, दैट मीन्स कि हम लोग इसको डिवाइड किससे करेंगे, 60 से। 60 से जब डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो वैल्यू आ रही होगी वो किसके इक्वल आ रही होगी, 107.3 मिनट्स के इक्वल। सो 107.3 मिनट्स के इक्वल आ रही होगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में 55 मिनट्स है, सेकेंड हमारे पास में यहाँ पे कितना है, 110 मिनट्स है,
थर्ड 220 मिनट्स है एंड फोर्थ जो है 330 मिनट्स है। सो क्लोजर ये जो वैल्यू जा रही है 107.33 वो किसके इक्वल जा रही है, 110 मिनट्स के नियर बाय जा रही है। दैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली वैल्यू नहीं आ रही है लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है जो कि नियर किसके हैं, 110 मिनट्स के। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकंड्स इज। सो यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है, करंट की हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन पर वो गिवन है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, तो Q को अगर हम लोग देखें तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू NE, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, IT लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो N क्या हो जाएगा, N हो जाएगा हमारे पास IT डिवाइडेड बाय द E। अब N इज इक्वल्स टू I की जो वैल्यू गिवन है हमें कितनी गिवन है, 1 एम्पियर। टाइम हमें कितना गिवन है, 60 सेकंड्स गिवन है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इस वैल्यू को अगर हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो N की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, N की वैल्यू हमारे पास में आ रही होगी, दैट इज 37.5 × 10⁻19। सो अगर हम लोग देखेंगे इसको ऑप्शन से कंपेयर करके तो इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, 3.75 × 10⁻20। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू आ रही होगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू आ रही होगी कितनी आ रही होगी, 3.75 × 10⁻20। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है दैट इज 3.75 × 10⁻20। सो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ZnSO4 कंसंट्रेशन कितनी हुई है, 0.01 मोलर। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट की बात करें तो कंसंट्रेशन कितनी हुई है, 1 मोलर है। द EM ऑफ दिस डेनियल सेल इज इवन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 इज चेंज टू द 1 मोलर। मतलब जब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन थी वो जस्ट इंटरचेंज कर दी। पहले वाले कंडीशन में 0.01 यहाँ पे गिवन थी और यहाँ पे 1 गिवन थी। सेकेंड वाले केस में 1 यहाँ पे आ गई है और 0.01 मोलर जो है वो उसमें आ गई है। अब EMF चेंजेस टू E2। तो फर्स्ट केस में जो EMF की वैल्यू है वो E1 है, सेकेंड केस में EMF की वैल्यू E2 है। अब यहाँ से बस हमें रिलेशन डेवलप करना है। सो नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो E1 इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस ऑफ 0.059 डिवाइड बाय N लॉग ऑफ, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन एनोड की जो हो जाएगी 0.01 डिवाइडेड बाय 1। इसी तरीके से अगर हम लोग E2 की बात करें यहाँ पे, सो E2 के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, E0 सेल, दोनों ही केस में अगर हम लोग यहाँ पे N की वैल्यू की बात करें तो N की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2, और इस वाले नेक्स्ट वाले केस में भी यही होगा, माइनस ऑफ 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ। अब इस वाले केस में क्या हुआ था कि 1 ऊपर की साइड पे और 0.01 नीचे की साइड पे जा रहा है। दैट मीन्स कि 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस ऑफ 2, और ये ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 2। सो यहाँ पे अगर इस वैल्यू को हम लोग देखेंगे तो इस वैल्यू के केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस ऑफ 2। अब 10 की पावर माइनस ऑफ 2 जब यहाँ पे आएगा दैट मीन्स कि माइनस का 2 हो जाएगा। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी उस केस में। E1 के केस में ये क्या हो रहा होगा, E0 सेल प्लस की वैल्यू में जा रहा होगा, प्लस के केस में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो गया, 10 की पावर माइनस ऑफ 2, ये कितना हो गया, 10 की पावर माइनस ऑफ 2, तो ये -2 यहाँ पे आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट वाले केस में बात करें तो E2 इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस ऑफ 0.059 अपॉन 2। अब यहाँ पे ये जो 2 यहाँ पे जब आगे आएगा तो ये कैंसिल आउट होने पे ये वैल्यू क्या हो रही होगी, फर्दर नेगेटिव हो रही होगी। सो क्लियर हमें यहाँ से रिलेशन डेवलप हो रहा है कि E1 जो होगा, E1 इज ग्रेटर देन द E2, E1 इज ग्रेटर देन द E2। सो हमें यहाँ पे ज़्यादा कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, रिलेशन क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, प्लस हो रही है, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, माइनस हो रही है। सो माइनस हो रही है दैट मीन्स E1 जो होगा वो ग्रेटर देन E2 हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द E1 इज ग्रेटर देन द E2।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, दैट इज कंसीडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ब्रोमीन कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट ईएमएफ वैल्यूज एज शोन इन द डायग्राम बिलो। सो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन सीक्वेंस गिवन है जिसमें जहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं तो उस पर्टिकुलर चेंजेस पे हमें सेल पोटेंशियल की वैल्यूज यहाँ पे मेंशन करी हुई है, रिडक्शन पोटेंशियल्स वैल्यूज। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अब हमसे आगे क्या पूछा है इसमें, देन द स्पीशीज अंडरगोइंग द डिस्प्रपोर्शनेशन इज। सो जब यहाँ पे वर्ड डिस्प्रपोर्शनेशन आ गया है तो इसका मतलब क्या होता है, द सेम स्पीशीज विच इज गोइंग अंडर द ऑक्सीडेशन एज वेल एज द रिडक्शन। सो वहाँ पे हो जाता है हमारा डिस्प्रपोर्शनेशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो Br के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी हो रही है, +1, और Br2 के केस में यहाँ पे कितनी हो रही है, 0। उसी तरीके से BrO3 माइनस केस में यहाँ पे देखेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +5 आ रही है। तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो अगर हम लोग सेल पोटेंशियल वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो गिवन है यहाँ पे, दैट इज ऑफ कैथोड की कितनी गिवन है, 1.595 माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एनोड की कितनी आ रही है यहाँ पे 1.5, तो ये कितना आ रहा है 0.095 वोल्ट। दैट मीन्स कि वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो स्पीशीज विच इज गोइंग द अंडर डिस्प्रपोर्शनेशन, तो कौन सी स्पीशीज, तो ये यहाँ पे इसके लिए पॉजिटिव सेल पोटेंशियल आया है यहाँ पे। सो यहाँ पे ये हमें मिलेगा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज HBRO। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग द 1 इलेक्ट्रॉन द ई नॉट सेल इज गिवन एज 0.59 वोल्ट एट 298 केल्विन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज। अब इस क्वेश्चन में सेम नर्स्ट इक्वेशन हमारी यूज होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी थी। इक्विलिब्रियम कंडीशन के केस में ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये क्वेश्चन हमारा नीट 2019 का। सो यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई सेल क्या होता है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.059 डिवाइडेड बाय n log ऑफ Kc। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम ई सेल विल बी इक्वल्स टू 0। सो ई नॉट सेल जो आएगा, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 0.059, n की वैल्यू कितनी है, 1 log ऑफ Kc। अब ई नॉट सेल की जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी है, 0.59 वोल्ट, 0.59 वोल्ट इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.059 log ऑफ Kc। अब यहां से Kc की वैल्यू जब निकालेंगे तो Kc कितना आएगा यहाँ पे, एंटी लॉग ऑफ 10 to the power 5। अब इसमें यहां पे अगर हम लोग देखें ऑप्शन में, तो ऑप्शन में हमें क्या देखा, 1 × 10 to the power 5। सो Kc यहाँ पे Kc की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Kc इज एंटी लॉग ऑफ 1 × 10 to the power 5। सो Kc विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1 × 10 to the power of 5। सो ये हमारा मैच कर रहा है किस ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर 2 से। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फॉर द सेल रिएक्शन, हमें यहाँ पे एक सेल रिएक्शन दी हुई है, 2Fe3+ + 2I- इट गिव्स 2Fe2+ + I2 एक्वस। ई नॉट सेल हमें गिवन है यहाँ पे 0.24 वोल्ट एट 298 केल्विन। द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी डेल्टा RG0 हमें कैलकुलेट करना ऑफ द सेल रिएक्शन इज। तो डेल्टा RG0 जो है हम लोगों ने इसका हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, माइनस ऑफ NF ई नॉट ऑफ सेल, माइनस NF ई नॉट सेल। ई नॉट सेल की वैल्यू हमें कितनी गिवन है यहाँ पे, 0.24 वोल्ट गिवन है। और n की वैल्यू अगर हम लोग रिएक्शन से देखेंगे, सो n की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सो नेट अगर दोनों साइड पे हम लोग देखते हैं, आयरन 3+ से आयरन 2+ में एंड 2I- से I2 में, सो नेट नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो वहाँ पे आ रहा है, नेट वैल्यू कितनी आ रही होगी, 2 आ रही है। सो n की वैल्यू वहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दैट मीन्स कि n की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये कितना हो जाएगा, -2। फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96500।
ई नॉट सेल की वैल्यू हमें कितनी गिवन है यहाँ पे 0.24 गिवन है 0.24। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -46320 जूल। और जैसे कि अभी अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमें जो आंसर्स गिवन है वो किस में गिवन है, किलो जूल में गिवन है। तो किलो जूल में वैल्यू गिवन है, तो इसको जब किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 46.32 किलो जूल मोल इनवर्स। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 46.32 किलो जूल मोल इनवर्स। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, माइनस का 46.32 किलो जूल मोल इनवर्स। Next question is the number of Faraday required to produce the 20 grams of calcium from the molten calcium chloride. The atomic mass of the calcium is given as 40 gram per mole. So number of Faradays हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। So फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, W is equals to Z into Q, W is equals to Z into Q। अब नंबर ऑफ Faradays हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। So Q यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q will be equals to W divided by the Z। और Z को हम लोग क्या लिखते हैं, Z इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय द F। Z क्या हो जाता है, E डिवाइडेड बाय द F। सो यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू W कितना गिवन है हमें यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज वो कितना गिवन है 20 ग्राम्स। तो ये कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पे E की जो वैल्यू होगी इसके कैल्शियम क्लोराइड के केस में, सो एटॉमिक मास कितना गिवन है 40 और इसका एन फैक्टर कितना निकलेगा कैल्शियम क्लोराइड का 2। सो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 40/2 टू F। Z की वैल्यू पुट कर दी अपन ने E/F और ये वैल्यू किसकी हो गई E की, तो ये कितना हो जाएगा 1 फैरेडे। तो चार्ज कितना आ रहा होगा यहाँ पे 1 फैरेडे के इक्वल। तो मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 1 फैरेडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड विल बी। ये जो हमने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जब पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने कहा था कुछ फ्यू एग्जांपल्स से मेंशन्ड है, उनकी बस रिएक्शंस आप एनोड और कैथोड पे देख लेना, वहाँ से हम लोग स्ट्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखते हैं डाइल्यूट H2SO4 का जब डिसोसिएशन हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं जब यहाँ पे, सो डाइल्यूट H2SO4 का जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो ये किस में ब्रेक हो रहा होगा H+ एंड SO4 2- में, मतलब 2H+ एंड द SO4 2- में ये ब्रेक हो रहा होगा। अब एनोड पे अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे, सो एनोड पे यहाँ पे रिएक्शन जो होगी वो क्या है, OH- किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, वाटर प्लस O2। अब जब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 4OH- और ये कितना हो जाएगा 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरीके से अगर हम लोग कैथोड पे देखते हैं रिएक्शन, सो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा H2 में। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें हमसे किसके रिगार्डिंग पूछा गया था, ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड। एनोड पे पूछा गया, तो एनोड पे प्रोडक्ट हमारे पास में क्या है, वाटर एंड ऑक्सीजन। हमें ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या दे रखे हैं, ऑक्सीजन गैस, H2S गैस, SO2 गैस एंड द हाइड्रोजन गैस। सो प्रोडक्ट पे क्या आ रहा, ऑक्सीजन गैस दैट इज O2 दैट इज ऑक्सीजन गैस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 मोलर एसिटिक एसिड इज 20 Siemens centimeter square mole inverse. What is the dissociation constant of acetic acid? Choose the correct option. अब यहां पे अगर हम लोग देखें, हमें यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे H+ की कितनी गिवन है 350 और इसी तरीके से CH3CO- की कितनी गिवन है 50। ये क्वेश्चन हमारा नीट 2021 का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, K की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पे।
सो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज अल्फा। सो अल्फा जो होता है, अल्फा होता है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। सो मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय द टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। सो मोलर कंडक्टिविटी कितनी गिवन है यहाँ पे, 20 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 20 डिवाइडेड बाय 350 प्लस 50, टोटल कितनी आ जाएगी 350 प्लस 50। सो ये कितना हो जाएगा 20/400। सो 20/400 दैट मीन्स कि 1/20 आ रही है इसकी वैल्यू, 1/20। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का, k इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ऑफ अल्फा। अब यहाँ पे जो 1 माइनस ऑफ अल्फा जो होता है, हम लोग 1 माइनस ऑफ अल्फा को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है वो बहुत लेसर होती है कि दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स किसके आ जाती है, 1 के इक्वल आती है। तो मतलब k क्या आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, k इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर। सो c कितना गिवन है यहाँ पे 0.007 और अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी है, वो कितनी आ गई है हमारे पास में 1/20। सो इसको लिख देंगे हम लोग 1/20 इंटू 1/20। तो यहाँ से k की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो k की वैल्यू यहाँ से आएगी 1.75 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट k की वैल्यू कितनी आ रही है 1.75 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज 1.75 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड CH3COONA at infinite dilution are 126.45, 426.16 and 91 Siemens centimeter square mole inverse respectively। सो हमें यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस गिवन है किस किस की, NaCl की, HCl की एंड CH3COONA की। अब यहाँ पे तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3CO माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज, सो हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस किसकी निकालनी है, CH3COH की। सो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COH को हम लोग लिख सकते हैं मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस एंड माइनस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। अब जब हम इसको ऐड करके देखेंगे तो CH3COO माइनस विद द Na, तो ये कितना हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा CH3COONA प्लस मोलर कंडक्टेंस नेक्स्ट ऐड कैसा होगा, H का Cl से हो जाएगा HCl माइनस मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl। अब जब वैल्यू CH3COONA की अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो CH3COONA की कितनी गिवन है वैल्यू 91, तो ये कितना हो जाएगा 91 प्लस HCl की कितनी गिवन है 426.16 माइनस ऑफ NaCl की कितनी गिवन है यहाँ पे 126.45, तो ये हो जाएगा माइनस 126.45। सो यहाँ से मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH जब कैलकुलेट होगा, सो ये आएगा हमारे पास में 390.71 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
सो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द CH3COOH, पहले हमने आयन फॉर्म में लिखा, फिर जो हमें फाइनली रिक्वायर्ड था और जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी उस वे में हमने अरेंज करके यहाँ पे जब वैल्यू कैलकुलेट करी तो ये कितनी आ गई 390.71 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में, अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे सेम जो हम लोगों ने अभी नर्स्ट इक्वेशन डायरेक्टली यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड विद द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन। यहाँ पे हमें ये रिएक्शन गिवन है, निकल प्लस 2Ag प्लस गिविंग द निकल 2 प्लस 2Ag। अब यहाँ पे जब हम लोग नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.059 ऑन n log ऑफ, अब यहाँ पे निकल 2 प्लस, ये यहाँ पे निकल 2 प्लस है, कंसंट्रेशन ऑफ निकल 2 प्लस डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ 2Ag प्लस। तो कंसंट्रेशन ऑफ निकल 2 प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag2 प्लस स्क्वायर। अब यहाँ पे ई नॉट सेल की जो वैल्यू हमें गिवन है, ई नॉट सेल की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 10.5 वोल्ट। ई नॉट सेल कितना गिवन है 10.5 वोल्ट माइनस ऑफ 0.059 एन की वैल्यू, अगर नेट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 2 लॉग ऑफ, कंसंट्रेशन हमें दोनों की सेम दे रखी है, दैट इज 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3। तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये यहाँ पे देखेंगे 10.5 माइनस ऑफ 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ 10 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा 10.5 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 और ये 3 आगे आ जाएगा इसमें। तो जब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ई सेल की वैल्यू हमारी नियर बाय अप्रॉक्स 10.4115 के इक्वल आ रही होगी। बट जो कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट इज 10.4115। अगर हम लोग ऑप्शंस में यहाँ पे देखें तो ऑप्शंस में हमारे पास गिवन है 1.385 वोल्ट, 0.9615 वोल्ट, 1.05 वोल्ट एंड 1.0385 वोल्ट, जो कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से कहीं भी मैच नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई है 10.4115 वोल्ट। ये क्वेश्चन है नीट 2022 का, नीट 2022 में ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन बोनस हुआ था क्योंकि जो कैलकुलेशन पे जो वैल्यू आ रही है, कैलकुलेशन पे जो वैल्यू आ रही है वो क्वेश्चन में और क्वेश्चन ऑप्शंस में नहीं है मेंशन। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ था, बोनस हुआ था। फॉर्मूला हमारा सही है, कैलकुलेशन हम लोगों ने सही करी है, तो ये क्वेश्चन बोनस हुआ था। तो यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ऑप्शन हमारा इसमें से कैलकुलेशन पे नहीं मैच हो रहा है, तो ये क्वेश्चन बोनस हुआ था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द हाफ सेल रिएक्शंस। यहाँ पे हमें हाफ सेल रिएक्शंस गिवन है, दैट इज MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स Mn2 प्लस 4H2। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू Mn2 प्लस से MnO4 माइनस गिवन है कितनी, माइनस ऑफ 1.510 वोल्ट। सेकेंड हाफ रिएक्शन हमारे पास है हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिव्स H2O। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू O2 से लेकर वाटर में हमें गिवन है कितनी, प्लस ऑफ 1.223 वोल्ट। विल द परमैग्नेट आयन MnO4 माइनस लिबरेट्स O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास फर्स्ट हाफ रिएक्शन गिवन है और सेकेंड हाफ रिएक्शन में सो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे कितना है 5 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सो नेट इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होने के लिए जो फर्स्ट हाफ रिएक्शन है वो किससे मल्टीप्लाई होगी हमारी 2 से, और सेकेंड हाफ रिएक्शन जो है वो हमारी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से। और यहाँ पे बोला है विल द परमैग्नेट आयन MnO4 माइनस लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। सो जो हमारी जो सेकेंड हाफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू लिबरेट द O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। सो यहाँ पे सेकेंड हाफ रिएक्शन तो हमारी रिवर्स हो जाएगी।
फर्स्ट हाफ रिएक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पहले 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स 2Mn2 प्लस 8H2O। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट हाफ रिएक्शन। अब जो सेकेंड हाफ रिएक्शन है उसमें क्या होगा, ये रिवर्स करने के बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 5H2O, इट गिव्स 5/2O2 प्लस 10H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम जब दोनों हाफ रिएक्शंस को जब ऐड करेंगे तो हमें जो टारगेट रिएक्शन या फिर फाइनल रिएक्शन जो हमें मिलेगी, जो हमारी फाइनल रिएक्शन होगी, उसमें हम लोग देखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्या बचेगा 2MnO4 माइनस और इधर 16H प्लस है और ये 10H प्लस, कितना हो जाएगा 6H प्लस, गिव्स ये कितना होगा यहाँ पे 2Mn2 प्लस। अब बचा यहाँ पे क्या हमारे पास में 5/2O2 प्लस वाटर में अगर हम लोग देखेंगे तो 8 इधर की साइड पे 5H2 हो, तो ये कितने हो जाएंगे 3H2। अब यहां से हमें जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू चाहिए वो MnO4 माइनस से Mn2 प्लस पे चाहिए, बट हमें जो वैल्यू गिवन है वो किस पे गिवन है, Mn2 प्लस से MnO4 माइनस गिवन है माइनस का 1.510 वोल्ट। सो MnO4 माइनस से Mn2 प्लस पे कितनी हो जाएगी, प्लस ऑफ 1.510 वोल्ट पे। सो यहां पे ई सेल जब हम लोग निकालेंगे, ई नॉट सेल जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, सो रिडक्शन पोटेंशियल 1.510, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड 1.510 माइनस ऑफ 1.223 वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा 0.287 वोल्ट। सो ई नॉट सेल की जो वैल्यू है, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। सो ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स कि रिएक्शन इज पॉसिबल। सो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, सो ऑप्शन में एक तो ये 0.287 पॉजिटिव वैल्यू 0.287 हमारा लास्ट ऑप्शन में आ रहा है। सो यस द रिएक्शन इज पॉसिबल बिकॉज द ई नॉट सेल की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 0.287 वोल्ट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 प्लस टू कॉपर, Zn2 प्लस टू Zn, Fe2 प्लस टू Fe एंड Ag प्लस टू Ag आर 0.34 वोल्ट, माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट एंड 0.44 वोल्ट एंड 0.80 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। सो हमें रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। अब उसी के बेसिस पे ये हमने जो जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो देखी थी हमने वहाँ पे, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वही रिड्यूसिंग एजेंट्स वाला जो कॉन्सेप्ट था वही यहाँ पे यूज होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट अकर। सो अगर हम किसी भी रिएक्शन में देखते हैं तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जिसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी वो क्या करेगा, लेसर रिएक्टिविटी एलिमेंट्स को क्या करेगा वहाँ पे रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा जो आ रही है वो किसकी आ रही है, Ag प्लस से Ag की। तो जितनी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम हो जाती है। सो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर मैं बात करूँ, रिएक्टिविटी का अगर हम लोग ऑर्डर देखेंगे यहाँ पे, सो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा उसकी होगी जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम सबसे किसकी आ रही है, Zn2 प्लस से Zn की। सो रिएक्टिविटी यहाँ पे किसकी आ रही है, Zn, फिर देन उसके बाद में अगर हम लोग देखें नेक्स्ट है हमारे पास में 0.34 वोल्ट किसका आ रहा है, आयरन का। एंड देन फिर उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो 0.44 किसका आ रहा है, कॉपर का। और सबसे लास्ट में किसका आएगा, सिल्वर का। सो हमें यहां पे ही देखना है रिएक्टिविटी जो है Zn की सबसे ज्यादा है। अब इसमें यहाँ पे आयरन की रिएक्टिविटी फर्स्ट ऑप्शन में देखोगे आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो आयरन ने क्या करा, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। सेकेंड केस में क्या है, जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो जिंक ने आयरन को रिप्लेस कर दिया।
बट थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे सिल्वर की रिएक्टिविटी, Ag की रिएक्टिविटी क्या है, कम है कॉपर से, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, सिल्वर कॉपर को रिप्लेस नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, सो करेक्ट ऑप्शन हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर की जो रिएक्टिविटी है वो कम है, तो वो कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में assertion and reason क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। सो assertion हमें गिवन है इन द इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन एफ ई सेल, डेल्टा आर जी है, ठीक है, डेल्टा आर जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन एफ ई सेल, वैल्यू ऑफ डेल्टा आर जी डिपेंड्स ऑन द एन। सो ये फॉर्मूला हम लोगों ने मतलब लाइक जो हमने पॉइंट्स कवर किए थे उसमें क्लियर ये फॉर्मूला मेंशन था, डेल्टा आर जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन एफ ई सेल, और वैल्यू ऑफ डेल्टा आर जी डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द एन। डायरेक्टली फॉर्मूले से रिलेशन पता ही चल रहा है इसमें। नेक्स्ट अगर रीजन की बात करें हम लोग, ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा आर जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी दैट डजंट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम एंड द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम। सो ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज ये डिपेंड नहीं कर रही है मास ऑफ द सिस्टम पे। अब बट डेल्टा आर जी की हम लोग बात करेंगे तो इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे अगर जो डिपेंडेंसी अगर हम लोग देखेंगे, सो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे सर्किट्स में क्या हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जितना मूवमेंट हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट हो रहा है उसी पे डिपेंड कर रहा है। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास में असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी क्या है, करेक्ट है। एंड यहाँ पे डेल्टा आर जी और इसका यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है, तो दैट मीन्स कि रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन भी किसका हो जाएगा, असर्शन का। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स and the resistance of the cell containing the solution at 25 degree Celsius is 60 ohm. The value of the cell constant is, so यहाँ पे हमें cell constant की वैल्यू पूछी हुई है, that is L/A की वैल्यू पूछी हुई है। नीट 2023 का क्वेश्चन है। सो L/A की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। L/A क्या है, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। अब यहाँ पे सेंटीमोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो सेंटीमोलर सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो सेंटीमोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, दैट इज अ सेंटीमोलर सॉल्यूशन में अगर कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो ये होती है 1/100, दैट इज अ 0.01। सेंटीमोलर सॉल्यूशन के केस में 1/100 दैट इज अ 0.01 हो जाएगा सेंटीमोलर सॉल्यूशन के केस में। अब यहाँ पे अगर हम लोग रेजिस्टिविटी, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें गिवन है और कंडक्टिविटी हमें यहाँ पे गिवन है। सो कंडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें 1/R L/A, अब ये कितनी गिवन है, 0.0210 और रेजिस्टेंस कितना गिवन है हमें यहाँ पे, रेजिस्टेंस हमें गिवन है कितना, 60 ओम गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा 1/60 इंटू L/A। सो L/A की वैल्यू मतलब सेल कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, सो L/A कितना आएगा कैलकुलेट करने पे 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। सो सेल कांस्टेंट की वैल्यू L/A की जो वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ रही है, 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच लिस्ट विद द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। यह है हमारा क्वेश्चन, नीट 2024 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सिंपली हमें फैराडेज रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर टू O2 दे रखा है, उसी तरीके से 1 मोल ऑफ MnO4 - 2 Mn2+। थर्ड में हमें दे रखा है 1.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड, और फोर्थ हमें दे रखा है 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3। सो नंबर ऑफ फैराडेज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में क्या है, वाटर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये O2 में।
अब यहाँ पे अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो रही है -2 और यहाँ पे कितनी हो गई 0। सो नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर 1 मोल ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन हो रहा है, सो नंबर ऑफ फेरेडेज कितने रिक्वायर्ड हो गए, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का, दैट मीन्स 2 फेरेडे। उसी तरीके से अगर 1 मोल ऑफ MnO4 - 2 Mn2+ में 1 मोल हम लोग किसके 1 फेरेडे के इक्वल लेके चलते थे, तो यहाँ पे कितने का आ गया था 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 फेरेडे। उसी तरीके से MnO4 - 2 Mn2+, अब यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट MnO4- में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी आ रही है प्लस ऑफ 7, सो ये डिफरेंस कितने का आ जाएगा 5 का, दैट मीन्स कि 5 फेरेडे। उसी तरीके से अगर थर्ड की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम है, सो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई 0, बट यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड के केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है +2, सो डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का, दैट मीन्स ये 2 फेरेडे होगा, बट यहाँ पे बात कितने की करी है 1.5 मोल की, 1 मोल पे 1 फेरेडे, तो यहाँ पे लेकिन बात करिए किसकी 1.5 मोल्स की, सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिफरेंस तो 2 आ रहा है 2 फेरेडे, बट 1.5 मोल्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 × 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 फेरेडे। उसी तरीके से नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है FeO2 Fe2O3, FeO2 Fe2O3। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये कितनी आ रही है +2 और यहाँ पे कितना आ रहा है +3, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, दैट मीन्स 1 फेरेडे का, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 फेरेडे के इक्वल हो जाएगा। सो हमारे पास फर्स्ट वाला केस मैच किससे कर रहा है 2 फेरेडे से, मतलब कि A मैच करेगा किससे सेकंड से, B मैच करेगा हमारा किससे फोर्थ से, C हमारा मैच करेगा किससे फर्स्ट से, और D वाला जो ऑप्शन वो मैच करेगा हमारा किससे थर्ड से। तो अगर हम लोग ऑप्शन में देखें दैट इज A2 B4 C1 एंड D3, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपोजिटेड बाय पासिंग द 9.6487 एम्पियर करंट थ्रू अ वोल्टमीटर कंटेनिंग द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 100 सेकेंड्स इज। सो हमें मास कैलकुलेट करना है यहाँ पे। सो जो हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ देखा था दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा था ZIT के, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q था, ठीक है, उसका फॉर्मूला जो था W = ZIT था। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इसमें, सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज दैट इज अ W विल बी इक्वल्स टू ZIT, और हमने अभी इससे पहले एक क्वेश्चन देखा था उसमें भी सेम यही फॉर्मूला यूज हो रहा था। Z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z = E/F। अब यहाँ पे E जो होगा वो क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द n फैक्टर, इक्विवेलेंट जो यहाँ पे हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द n फैक्टर। सो W = M की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, दैट इज अ मोलर मास ऑफ द कॉपर इज 63, करंट कितना गिवन है हमें यहाँ पे 9.6487, टाइम हमें गिवन है यहाँ पे कितना 100 सेकेंड्स, डिवाइडेड बाय n फैक्टर इसका कितना है 2, फैराडे की वैल्यू जो गिवन है हमें वो कितनी गिवन है 96487। कैलकुलेशन पार्ट है बस यहाँ पे थोड़ा सा, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे सो जो अमाउंट जो मास इन ग्राम्स जो आ रहा है दैट इज 0.315 ग्राम्स। सो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिस्चार्ज, या जो हमने यहाँ पे जो पूछा हुआ है मास इन ग्राम्स ऑफ द कॉपर डिपोजिटेड, या तो आइदर अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिस्चार्ज और डिपोजिटेड। सो यहाँ पे कैलकुलेट करने पे कितना आया 0.315 ग्राम्स। सो W की वैल्यू कितनी आ रही है 0.315 ग्राम्स, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 0.315 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल, सेल हमें यहाँ पे गिवन है Zn से Zn2+, Iron 2+ से आयरन।
इज 0.32 वोल्ट। सो हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 0.32 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। सो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है। स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन एफ ई सेल, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट सेल। अब यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम लोग देखें, सो n की वैल्यू इस केस में Zn से Zn2 प्लस एंड Rn2 प्लस 2 तो नेट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज जो हो रहा है वो 2 आ रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, f की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 96487 और ई नॉट सेल की वैल्यू जो हमें गिवन है वो कितनी है 0.32 वोल्ट, दैट इज 0.32 वोल्ट। तो डेल्टा जी नॉट हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगर, सो डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करने पे यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 6175 1.68 जूल मोल इनवर्स। लेकिन अगर ऑप्शंस देखेंगे हम लोग तो ऑप्शंस में हमें सारे ऑप्शंस किस में गिवन है, किलो जूल मोल इनवर्स में। सो इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। सो डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस का 61.75 किलो जूल मोल इनवर्स। तो स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी चेंज जो हमारा यहाँ पे कैलकुलेट होने पे आएगा, डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 61.75 किलो जूल मोल इनवर्स। स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और ये हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो जितने भी हम लोगों ने स्टार्टिंग से पॉइंट्स कवर किए थे, मेजर ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पे भी ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस किस पे थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो ये हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करी है। इसी के बेस पे हम लोगों ने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिसेस मिल जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी बूस्ट हो सके। तो इसी तरीके से इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्दर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू।